ओके, हेलो एवरीबॉडी। लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। हम ने अभी तक मेनली ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन के पास हो सकते हैं। स्पिन तो इंट्रिंसिक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर बोर मॉडल में सोचें तो किस ऑर्बिट में कितनी तेज़ी से घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा। बट किसी भी प्रकार का एंगुलर मोमेंटम हो तो फाइनली वो चार्ज पार्टिकल होने के कारण वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट हैज़ गॉट अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम जो दो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं जीमान इफेक्ट और फाइन स्ट्रक्चर, उसको वो करेंगे। कुछ और आइडियाज़ हैं मोर और लेस जो आपने सुने हैं, थोड़ा सी उनकी बात कर लेते हैं। हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करेंगे मेनली। अभी हमने हाइड्रोजन एटम के इर्द गिर्द अपना डिस्कशन किया है, बट हम मल्टी इलेक्ट्रॉन में भी हमें केवल एल्कली एटम्स की बात करनी है। सोडियम का स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस में है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानते हैं। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किस तरह से वो फीलिंग होती है, जिसे आप ऑफ बायो प्रिंसिपल वगैरह कहते हैं केमिस्ट्री में, यू नो बेटर देन मी। लेकिन एक वहाँ पे और प्रिंसिपल आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको आप कहते हैं कि चारों क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे बिल्डअप होता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की बात करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन या किसी भी और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के पास हर इलेक्ट्रॉन को आप 4 क्वांटम नंबर असाइन करते हैं। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिकली ये एनर्जी को डिटरमिन करता है, वेरी रफली स्पीकिंग कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है, ये एंगुलर मोमेंटम को डिटरमिन करता है। मैं ऑर्बिटल की लैंग्वेज में कहूँ तो जो आपके एस पी डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये इसकी वैल्यू के हिसाब से होते हैं। एम एल क्वांटम नंबर -L2 + L, ओके, उसके हिसाब से। पी ऑर्बिटल में भी आप पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं, वो इसकी वैल्यू से। ऐसी डी के आपके 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो इसकी वैल्यू से डिटरमिन होंगे, 2l+1 कॉम्बिनेशंस। और एस जो है वो केवल +½ या -½ उसके बाद उसका जो स्पिन है लास्ट में इलेक्ट्रॉन का, वो अप है या डाउन, ये 4 क्वांटम नंबर्स। लेकिन बोर मॉडल या इवन श्रोडिंगर इक्वेशन के दायरे में रह के जब आप एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता लगता है एनर्जी केवल इस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। आपके पास अगर आप इन 4 क्वांटम नंबर्स का एग्जिस्टेंस चाहे आप एक्सपेरिमेंटली मान लें या ये माने कि श्रोडिंगर इक्वेशन पे जब जाते हैं ये 3 निकल आते हैं और ये चौथा एक्सपेरिमेंटल, इन ईदर केस आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, बट एनर्जी केवल इस पर डिपेंड करती है। तो एनर्जी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं विदाउट स्केल, ओके, मैंने यहाँ पे बनाया बट लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर। n=1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी से ये है और n=2 के करस्पॉन्डिंग ये है। दिस इज़ नॉट टू स्केल, ठीक है, मैंने डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। n=3 एंड सो ऑन, तो ये अलग अलग, तो एनर्जी केवल इन पर डिपेंड करेगी जिन्हें आप एनर्जी लेवल्स कहते हैं। लेकिन n की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0 हो सकती है, और l की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग ml तो 0 ही हो सकता है, एकमात्र चॉइस है। लेकिन ms की +½ और -½ आप इस तरह से दिखाते हैं। इस स्टेट में आप कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको बेटर ऐसा कहना चाहिए, यहाँ 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। एक ये वाली जिसमें n = 1 है, l = 0 है, ml = 0 है और s = +½ है, और दूसरा n1 l0 ml0 एंड s -½ तो चारों क्वांटम नंबर से एक स्टेट डिटरमिन होगी, इधर वे यू से इट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से n=2 के करस्पॉन्डिंग l=0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। l=0 के करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू केवल 0 हो सकती है, और उस 0 के करस्पॉन्डिंग अगेन s के 2 कॉम्बिनेशन, तो इस l के करस्पॉन्डिंग। और इस 1 के करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यूज़ -1 0 +1, ये 3 वैल्यू हो सकती है। और इस हर किसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक अप डाउन पेयर ms की वैल्यूज़ जो हैं, ओके, इसको आप केमिस्ट्री या उस नोटेशन में आप अपना कहते हैं ये 1s की बात कर रहे हैं हम। l=0 करस्पॉन्डिंग 1s, यहाँ ये वाला पार्ट 2s और ये 2p के 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो ये वो है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं आप तो 3s 3p 3d। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप इस नोटेशन पे, और इसी नोटेशन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन कहते हैं। ये l की अलग अलग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स हैं उनको l=0 के करस्पॉन्डिंग वाली स्टेट को आप s स्टेट कहते हैं। s l=1 के करस्पॉन्डिंग p, 2 के करस्पॉन्डिंग d, 3 के करस्पॉन्डिंग f, और इसके बाद g h i आपके जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बढ़ते हैं, f के बाद उसी तरह से, ठीक है, c d f g h, इसके बाद इस तरह से। एक्चुअली ये शुरू के जो 4 नाम हैं ये जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ के नाम थे। इनिशियली जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए तो सीरीज़ को उन्होंने अलग अलग नाम दिया। शायद सबसे शार्प जो ब्राइट नहीं बोलना चाहिए, शार्प, सबसे शार्प जो रही होगी उस सीरीज़ को उनका शार्प सीरीज़। बाद में पता चला ये सीरीज़ इस नंबर से इन्वॉल्व है, तो शार्प सीरीज़। प्रिंसिपल मुख्य, डिफ्यूज़ थोड़ा डिफ्यूज़ रही होगी, धुंधली रही होगी, और इसी तरह से फंडामेंटल, किसी ने किसी सीरीज़ को फंडामेंटल कहा होगा, तो ये सीरीज़ के नाम थे, उसके बेसिस पे ये नाम पड़े। तो ये, लेकिन पॉइंट ये है, ठीक है, ये दिस इज़ ओके, बट एनर्जी
आप यहाँ पे मैं इन स्टेट्स को अलग अलग दिखाता हूँ, 1s 2s 2p, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 2s स्टेट भी हो सकती है, 2p भी हो सकती है। फिर 2p के अंदर आप 2px 2p 2pz और हर किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वो ठीक है, पर ऐसी 3s 3p 3d एंड सो। लेकिन इन दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी केवल 2 पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है। इन तीनों की एनर्जी सेम है। तीनों क्या, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं इन स्टेट्स में, अगर इलेक्ट्रॉन फिल होता है, माना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इनमें से किसी एक स्टेट में पहुँच गया, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन वो एक्साइट होकर माना इस स्टेट कहीं भी पहुँच गया, तो वो इनमें से किसी भी स्टेट में हो, वो 3s में हो अप या डाउन हो, 3p में अप या डाउन हो, 3d में अप या डाउन हो, अभी तक हमारा नॉलेज ये कह रहा है उसकी एनर्जी सेम होगी। एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा था, प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन था और सम कांस्टेंट ओवर n स्क्वायर, तो n इक्वल टू 3 है। तो इस फीचर को हम कहते हैं डिजनरेसी। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हों जिनके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम बन रही है, तो हम इसे कहते हैं डिजनरेसी। तो हमें यहाँ डिजनरेसी नज़र आ रही है। ये इवन ग्राउंड स्टेट में भी आप एक सेंस में डिजनरेसी कह सकते हैं कि 1s स्टेट में भी एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन दो तरह से रह सकता है, या तो अप स्टेट में या डाउन में। तो अभी अगर हम बहुत फाइन फीचर्स पे नहीं जा रहे हैं, तो अभी हमारे लिए जितना एनर्जी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, डिजनरेसी एग्जिस्ट करती है। ओके, सो दिस मच। अच्छा, लेकिन अब हम जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, हमने जो हाइड्रोजन का बेसिक स्पेक्ट्रम था, हमने कहा लाइमन बामर लाइंस होती हैं। अगेन आप n के हिसाब से बात करें, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन ऊपर से किसी भी ऊपर के लेवल से n इक्वल टू 1 स्टेट में जंप करता है तो आपको लाइमन सीरीज़ मिलती है। किसी भी हायर से n इक्वल टू 2 में जंप करता है तो आपको बामर सीरीज़ मिलती है, एंड सो। यहाँ आप SPD के टर्म में बात नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर हम उस क्लासिफिकेशन पे जाएं, जब उन क्वांटम नंबर्स का पता लगा, चाहे एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल बेसिस जहाँ से भी या मिला जुला के, तो फिर एक और चीज़ पता चली कि सारी लाइंस की लोगों ने देखा, जो लाइंस मिलती भी हैं तो सबकी इंटेंसिटी बराबर नहीं होती है, और कुछ लाइंस मिसिंग भी होती है। मिसिंग का मतलब अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ट्रांजिशंस प्रोहिबिटेड हो रखे होंगे, उनको मना कर रखा होगा कि आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। उस तरह के ट्रांजिशंस को हम कहते हैं फॉरबिडन, या अगर कभी कभी फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस ऐसे होते हैं जो कभी नहीं होते हैं, तो उनको शायद कंप्लीटली फॉरबिडन कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है केवल, लेकिन पॉइंट इज़ यहाँ पर हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसे कहा जाता है सिलेक्शन रूल। जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकली आपको बता दूँ, माना आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप किए, लेकिन अब आप L वैल्यू का भी ध्यान रखें। L क्वांटम नंबर ही है, S के लिए L इक्वल टू 0 है, P के लिए 1 है। तो एक रूल एक्सपेरिमेंटली आप अब समझ लीजिए, इसे थ्योरेटिकली भी डिराइव किया जा सकता है, बट आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक समझ लीजिए। ये ऑब्जर्व किया गया कि L की वैल्यू का जो चेंज है ट्रांजिशन के दौरान, वो केवल एक का चेंज हो सकता है, या तो L एक बढ़ेगा या घटेगा। L सेम नहीं हो सकता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप P स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, माना आप 3P स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। 3P मतलब P की वैल्यू, P के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें एक ज़्यादा या एक कम, एक ज़्यादा होता है 2 और एक कम होता है 0। 0 का मतलब S स्टेट और L बराबर 2 का मतलब होता है D स्टेट। P स्टेट से अगर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये सिलेक्शन रूल लागू होता है, और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये पता लगा, तो ये सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि P से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो या तो D स्टेट में जा सकता है, D किसी का भी, 2 का D, 1 2 में तो D होता ही नहीं है, 1 में भी D नहीं होता, पर से हायर स्टेट का D, या वो S स्टेट में जा सकता है, 1 के S में, 2 के S में, 4 के S में, 5 के S में, किसी S स्टेट में जंप कर सकता है। लेकिन P से इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा या तो D में या S में, किसी और जंप पॉसिबल क्यों नहीं है P स्टेट से, क्योंकि डेल्टा L की वैल्यू का चेंज जो है वो इस रूल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के रूल्स लोगों ने पता किए। तो L क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो रूल है वो कुछ इस प्रकार का है। L की वैल्यू का जो चेंज है वो कितना होता है, प्लस या माइनस। तो जो पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा था, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया, 1s 2s 2p, ये इनकी एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f और होंगे, ये सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे, तो एनर्जी सेम है। लेकिन अब अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें, P से S में ट्रांजिशन हो सकता है। जब तक आप SPD के टर्म में नहीं देख रहे थे, आप कह रहे थे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, आपने कहा सेकंड से फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पर सेकंड से फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन आता है एक्चुअली वो कभी भी 2s से 1s में नहीं आ सकता। ये रेड लाइन का मतलब है नो, रेड फॉर नो। 2s से 1s वाली जंप नहीं हो सकती। क्यों? S L की वैल्यू सेम है, 0। L की वैल्यू 0 से L की वैल्यू जब जंप किया तो चेंज जो है डेल्टा L का मतलब चेंज भी 0 के बराबर है। चेंज 0 नहीं हो सकता है। L क्वांटम नंबर में जंप के दौरान या तो एक बढ़ना चाहिए या एक घटना चाहिए। तो पॉसिबल ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है? से फॉर एग्जांपल इस लाइन को देखें, ये 2p से 1s का जंप है। p मतलब L इक्वल टू 1,
एस मतलब एल इक्वल टू 0, ओके, एल की वैल्यू में 1 चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब आप हमेशा समझिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल स्टेट में एल की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, 0 माइनस 1 दैट इज़ -1, -1 अलाउड है, चल सकता है। ऐसे ही 3p से भी जंप करे तभी भी -1 है, एंड सो ऑन, ओके। तो आप अगर आप इस तरह से फिगर्स बनाते हैं, एस वाली स्टेट्स को एक के ऊपर एक दिखाते हैं, 1s 2s 3s 4s, पी वालों को, पी वाली यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ से शुरू होगी 2p 3p 4p, डी वाली, अगर आप इस तरह से अपने डायग्राम्स बनाते हैं तो इस सिलेक्शन रूल को आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी भी ट्रांजिशन आपका जस्ट डाउनवर्ड नहीं होगा, 3s से 2s में नहीं हो सकता, या 3s से 1s में, या 4s से, क्योंकि उस केस में डेल्टा एल की वैल्यू में 0 चेंज होगा। ट्रांजिशन कब होगा? इस वाले कॉलम से बगल वाले कॉलम में, क्योंकि एक कॉलम और बगल वाले कॉलम में, एस और पी वाले कॉलम में जो अंतर है वो 1 यूनिट का है। एस से पी में या पी से एस की तरफ आपका एरो आ सकता है, एरो आने का मतलब ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये सिलेक्शन रूल आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, ये सोडियम का वो है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा, सोडियम का वो डायग्राम है, मैं आपको स्कैन में भेज दूंगा। जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, चाहे डाउनवर्ड वाले चाहे अपवर्ड वाले, वो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं है, और कभी भी 2 कॉलम्स के अक्रॉस भी नहीं है। ऐसा ट्रांजिशन भी नहीं हो सकता है जो एस स्टेट से स्टार्ट करके डी स्टेट पे खत्म हो, क्योंकि उसमें एल की वैल्यू का चेंज 2 के बराबर हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। डी से एस में भी नहीं हो सकता है। तो जो ट्रांजिशंस इस रूल के हिसाब से जो ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, इस तरह के फिगर में देखना बहुत आसान है। आप किसी कॉलम पे खड़े हैं, वहाँ से ट्रांजिशन चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, होगा बगल वाले कॉलम में। माना पी में है तो पी से या तो एस में होगा या डी में हो सकता है, ओके। तो ये है सिलेक्शन रूल्स। अभी एक और सिलेक्शन रूल की हम बात करेंगे। एम जो क्वांटम नंबर है, एम एल जो क्वांटम नंबर है, उसके लिए भी एक सिलेक्शन रूल आता है, वो हम आगे देखेंगे, बट सच रूल्स आर कॉल्ड सिलेक्शन रूल्स। ये सिलेक्शन रूल्स आते कहाँ से हैं? एक्चुअली जब हम क्वांटम में पर्टर्बेशन थ्योरी करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये रूल्स हमारे डिराइव होके आते हैं, ओके। ये सिलेक्शन रूल्स वहाँ पे से आते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो मतलब ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं जैसे। अच्छा, एक और कंसेप्ट जो मैं डायरेक्टली आप पे अभी थोपना चाहूँगा, वो समथिंग कॉल्ड वेक्टर एटम मॉडल। आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपको डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सी इसकी बात करूँगा, क्योंकि हमें केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करनी है मेनली, जो हम कर ही रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास सोडियम D1 D2 लाइन्स की बात है, सोडियम का स्पेक्ट्रम बेसिकली, सोडियम या एल्कली एलिमेंट्स। अब एल्कली एलिमेंट्स में क्या होता है, सोडियम या जो वो हैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जिन्हें आप कहते हैं, उनमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप कहते हैं कि इसकी अंदर की सारी शेल्स पूरी तरह फिल्ड होती है। फील्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, बट ये, और बाहर की ऑर्बिट में अगेन इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम में अंदर की सेल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर वो सारी सेल्स क्या होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो बाहर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइट होगा तो यही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अब ये जो अंदर की शेल्स फील्ड है, इसके कारण इस सिस्टम का बिहेवियर लगभग हाइड्रोजन जैसा ही होता है। लगभग से मेरा मतलब क्या है, वैसे तो इसमें से अंदर का हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा और अपना एक स्पिन वेक्टर होगा, ओके। अगर अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के, इस बाहर वाले को छोड़ के, तो उस हर एक 10 इलेक्ट्रॉन का एल भी होगा और एस क्वांटम नंबर भी होगा, एल वेक्टर भी होगा और एस वेक्टर भी। लेकिन ये वाले अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर आवर डिस्कशन। क्यों अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसको मैंने ऐसे लिखा है, क्लोज सेल जिसे आप कहते हैं, जो सेल पूरी तरह से भरी होती हैं, वो एंगुलर मोमेंटम में अब मिला के कोई योगदान नहीं करती। इंडिविजुअली हो सकता है योगदान हो, पर एक के योगदान को दूसरा कैंसिल करता है। उसको आप पहले ऐसे समझिए। मैंने ये लिखा है SX और SY या LX या LY, और उसको मैंने इस तरह के ब्रैकेट में इनक्लोज किया। इस तरह के ब्रैकेट का मतलब आप समझिए एवरेज वैल्यू। SX के मैंने ये ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब समझिए SX की एवरेज वैल्यू। SX की एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसको आप अगेन इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था स्पेस क्वांटाइजेशन का 2 डायमेंशनल फिगर मैंने ड्रॉ किया था, उसका 3 डायमेंशनल काउंटर पार्ट कुछ ऐसा होगा। ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है, चाहे स्पिन वाला हो चाहे ऑर्बिटल वाला हो, माना एल वेक्टर है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो उसका कंपोनेंट फिक्स्ड है 2h क्रॉस, लेकिन वो वेक्टर लगातार इस तरह से एक कोन में जेड एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है। तो जेड एक्सिस के अराउंड घूमने के कारण क्या होता है, उसका जेड कंपोनेंट तो फिक्स रहता है 2h क्रॉस पे, लेकिन उसके एक्स और वाई कंपोनेंट लगातार चेंज होते रहते हैं। माना आप नीचे इस प्लेन में एक्स और वाई प्लेन अगर इसे माने, तो एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर का कंपोनेंट है, जो वेक्टर इस कोण में लगातार घूम रहा है,
उसके एक्स और वाई कंपोनेंट लगातार चेंज होते रहेंगे। तो अगर आप एक साइकिल में चाहे एक्स कंपोनेंट का एवरेज करें चाहे वाई कंपोनेंट का, तो वो एवरेज बनेगा जीरो। ओके, मैं ग्राफिकली इसे भाई इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, क्वांटम जो बच्चे जानते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म में बात हम कर रहे हैं। बट सिंपली ये आर्गूमेंट इज सफिशिएंट इनफ कि हाँ, अगर एल वेक्टर या एस वेक्टर जेड एक्सिस के अबाउट एक कोन में घूम रहा है, और वो मैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाँ जेड कंपोनेंट तभी तो कांस्टेंट रहेगा 2h क्रॉस, या इस वाले कोन में भी घूम सकता है 1h क्रॉस, या इस वाले कोन में, ये भी एक कोन है 0h क्रॉस वाला, या ये -1h क्रॉस वाला, या -2h क्रॉस वाला। ओके, आप इस फिगर में भी इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं, ये फिगर अलग चीज़ का है, बट आप केवल इस बड़े वाले कोन को देखिए, ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो अगर ये घूम रहा है तो इसका जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस पे वो तो कांस्टेंट रहता है, से 2h क्रॉस, लेकिन इसके एक्स और वाई कंपोनेंट लगातार एक साइकिल में चेंज हो रहे हैं। तो जितनी टाइम वो पॉजिटिव रह रहा है उतनी टाइम नेगेटिव रह रहा है, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, जीरो। तो मैं सिंपली ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट वेरी मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बट स्टिल मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हों तो उन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स और वाई कंपोनेंट चाहे स्पिन के हों चाहे ऑर्बिटल के हों, उनका एवरेज तो वैसे ही जीरो हो जाता है। और अब बात आती है जेड कंपोनेंट की। तो जेड कंपोनेंट, अब आप बात कर रहे हैं फील्ड ऑर्बिट्स की। तो अगर आप फील्ड ऑर्बिट्स आपके पास हैं, फील्ड ऑर्बिट मतलब एक अप इलेक्ट्रॉन के साथ एक डाउन इलेक्ट्रॉन भी होगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या पी एक्स, मैं पी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, केवल पी एक्स या केवल पी वाई या पी जेड की बात, पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या पी वाई के अंदर 2, या पी जेड के अंदर 2। 2 का मतलब कि एक का स्पिन अप एक का स्पिन डाउन। स्पिन अप स्पिन डाउन का मतलब क्या है, आप इस कोन और इस -2 वाले कोन को एक साथ देखें, एक्स और वाई कंपोनेंट तो इसका भी खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया, अब इसका जेड कंपोनेंट बचा है जो कि +½ के बराबर है, लेकिन इसका जेड कंपोनेंट कितना है, -½ ऐसा एटम जिसमें ये वाली शेल, ये वाला जो ऑर्बिटल है पूरी तरह फिल्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मिला के जेड कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, कैंसिल। अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसका सर्वाइव कर जाता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों ने एक दूसरे के जेड कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। ओके, तो एस का कंट्रीब्यूशन इस तरह से कैंसिल होता है, एस का जेड कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, केवल किसके लिए, फील्ड ऑर्बिट्स के लिए। और इसी तरह से जो एल का कंट्रीब्यूशन है, एल का कंट्रीब्यूशन आप इस तरह सोचिए, एल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, माना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल की वैल्यू 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एम एल की वैल्यू कितनी होती है, -1 0 +1, 2 होगी तो -2 -1 0 1 2। कोन्स के टर्म में इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे 3 कोन्स की बात कर रहे हैं, एक +1 वाला, एक -1 वाला और एक 0 वाला। तो अगर आप इसके z कंपोनेंट को ऐड करेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन +1, इसका -1, इसका 0, इनका एवरेज कितना बन रहा है, 0। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 नहीं, वैसे हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने कंपोनेंट्स को पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, एस कंपोनेंट्स को। पर अब मैं एल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इनका एल कंपोनेंट +1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनका -1, इनका 0, तो एवरेज कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, वेक्टर एडिशन करें 0। इसी तरह से ये 5 हैं, आपका एक कोण -2 वाला, +2 वाला, एक कोण +1 वाला, एक कोण 0 वाला, एक कोण -1 वाला, एक कोण -2 वाला। अगर शेल फिल्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, तो मिला के इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है, 0। सो दिस इज सम काइंड ऑफ रफ आर्ग्यूमेंट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, और खासकर हम एल्कली एटम्स की सोचें, या अगर दूसरे तरह के एटम्स भी हों, केवल जो कंट्रीब्यूशन होता है बाहर के, जिन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उन्हीं के एल और एस की हमें चिंता करनी पड़ती है। बाकी जो अंदर के, जिन्हें हम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स कहते हैं, उनके एल और एस की चिंता हमें नहीं करनी होती है। ओके, ठीक है, इसको, इस फिगर को अभी छोड़ देते हैं। ओके, अच्छा, तो ओनली लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एल्कली एटम में तो बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर सोचिए कोई दूसरा है, उसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अनपेयर्ड हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा, हाँ भाई उनकी एल और एस वैल्यू क्या क्या हैं, या उनके जेड कंपोनेंट कितने हैं। अदरवाइज केवल लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का जो लास्ट ऑर्बिट का बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो किस स्टेट में है, एक्साइटेड है, कहाँ है, एल की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू, उसकी चिंता करनी है, उससे हम उसके स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन बिल्कुल, सोडियम का डिस्कशन बिल्कुल हमारे हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोनों डिस्कशंस को एक साथ करूंगा। हो सकता है मैं एग्जाम्पल में केवल हाइड्रोजन की बात करूं, आप अप्रोप्रिएटली उसे सोडियम के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ओनली लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इन एंगुलर मोमेंटम। इवन इसका जो एग्जाम्पल मैंने स्टर्न गलाक एक्सपेरिमेंट लास्ट उसमें डिस्कस किया था, स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट मैंने थ्योरी में तो आपको बताया, हम इलेक्ट्रॉन के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर स्टर्न गरलाक ने एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट किया था सिल्वर के साथ।
पर सिल्वर और फिर हम उसे इलेक्ट्रॉन की तरह कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सिल्वर में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन और स्पिन कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाता है। स्पिन सिल्वर में बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा केवल एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये जितने बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एल और एस कंट्रीब्यूशन आपस में कैंसिल हो जाता है। तो लास्ट में उसके जो एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे स्पिन वाली चाहे ऑर्बिटल वाली, वो उस लास्ट इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली सिल्वर की जितनी भी एंगुलर मोमेंटम है वो इस अकेले इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण आता है। तो इसीलिए हमने उस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिस्क्राइब किया था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, तो ये अच्छा। अब हम अपने एक मेजर टॉपिक पे आते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। अगर ये कुछ क्वालिटेटिव आइडियाज़ रैंडमली हमने असेंबल करके वो किए, तो अब हम एक फिनोमिना को समझ सकते हैं जिसे कहा जाता है ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट डेफिनेशन जिस तरह से कही जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। माना आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, मैंने सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया है, आप बोर मॉडल में सोच रहे हैं ऑर्बिट्स। अब उस हाइड्रोजन एटम को माना आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, आपने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको क्या दिखता है, माना पहले आपको हाइड्रोजन से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दिख रही थी, बहुत सारी वेवलेंथ होंगी उसके स्पेक्ट्रम में, माना हम इमिशन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, माना वो पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा पे थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होता है, कुछ कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो 3 कंपोनेंट्स में विभक्त हो जाती है। 3 कंपोनेंट में विभक्त होने का मतलब, ओरिजिनल जो वेवलेंथ आपको मिल रही थी वो तो मिलती है लैम्डा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम वेवलेंथ भी आपको मिलने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं था, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलने लगती है। और होता क्या है, एक स्पेक्ट्रल लाइन तो उसी वेवलेंथ पे होती है ओरिजिनल, और 2 उससे शिफ्टेड होती है, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों का शिफ्ट भी बराबर होता है। मतलब इस तरफ वाले का शिफ्ट अगर प्लस डेल्टा लैम्डा है तो इस तरफ वाले का शिफ्ट माइनस डेल्टा लैम्डा। इस फिनोमिना को कहा जाता है ज़ीमान इफेक्ट। अब एक्चुअली ज़ीमान इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है कई तरह के होते हैं। इस तरह के इफेक्ट को सही नाम इसका है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट वो वाला ज़ीमान इफेक्ट है जब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे स्पेक्ट्रल लाइन 3 कंपोनेंट्स में वो बढ़ती है, और जो उनके बीच का गैप होता है, चाहे ये वाला गैप चाहे ये वाला गैप, वो क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि नॉर्मल ज़ीमान के अलावा एक और इफेक्ट आता है जिसे कहा जाता है एनामलस ज़ीमान इफेक्ट। एनामलस ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है, एक तो लाइंस की स्प्लिटिंग कोई ज़रूरी नहीं है 3 कंपोनेंट में हो, 4 कंपोनेंट में हो सकती है, 6 कंपोनेंट में हो सकती है, और उनके बीच की स्पेसिंग भी बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो एक तो ये, तो वो कहलाता है एनामलस ज़ीमान इफेक्ट। एनामलस ज़ीमान इफेक्ट कब नज़र आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, या मैं उसे और दूसरी तरह से कहूँ, अभी मैं ज़ीमान इफेक्ट को डिस्क्राइब करूँगा तो यहाँ हम स्पिन की चर्चा नहीं करेंगे। ज़ीमान इफेक्ट को हम इस तरह से कहते हैं, अगर हम स्पिनलेस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कभी भी स्पिनलेस नहीं हो सकता है, पर अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन को, स्पिन को हम किसी कारण से अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, तब हम ज़ीमान इफेक्ट को समझ सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब जो ज़ीमान इफेक्ट आता है वो एनामलस ज़ीमान आता है। तो आप इस तरह से सोचिए, ऐसे सिस्टम्स जहाँ स्पिन का रोल ख़त्म हो जाता है वहाँ आपको ज़ीमान इफेक्ट नज़र आएगा, और जहाँ स्पिन का रोल इंपॉर्टेंट होता है वहाँ एनामलस ज़ीमान। और एक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसे कहा जाता है पाश्चन-बैक इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड सुपर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन्स की स्प्लिटिंग है वो पैटर्न और अलग टाइप का हो जाता है, उसे कहा जाता है पाश्चन-बैक। मैथमेटिकली अगर हम केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये समझ आता है, ऑर्बिटल और स्पिन की बात करें एक साथ तो ये वाला समझ आता है, लेकिन उस समय ऑर्बिटल और स्पिन को मिला के हम जिसे टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कहते हैं उसकी बात करनी पड़ती है। और पाश्चन-बैक में क्या होता है, पाश्चन-बैक में फिर से एल और एस दोनों की बात होती है, पर इस समय एल और एस आपस में कंबाइन होकर जे नहीं बनाते हैं। एल, एस और जे मैं जो कह रहा हूँ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एल एंगुलर मोमेंटम भी है और एस भी है, दोनों एक ही तरह के वेक्टर हैं एंगुलर मोमेंटम के, तो इनको ऐड करके हम कहते हैं हमारे उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे। नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में आप एल की बात करते हैं, एस की बात ही नहीं करते हैं। एनामलस में एल और एस की बात करते हैं, लेकिन वो मिला के जे बन रहा है तो जे की भी बात करते हैं मतलब। और पाश्चन-बैक इफेक्ट में आप एल और एस की अलग अलग बात करते हैं, जे कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अभी हम केवल नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट बात करेंगे। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारे फीचर्स बेसिकली इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड है।
हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन एटम सोचिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकिन कोई जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, 1s में होना जरूरी नहीं है, 2s में हो सकता है, 2p में हो सकता है, 3s 3p 3d कहीं भी है, लेकिन हम उसके स्पिन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने पीछे बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड में अपने हाइड्रोजन एटम को रख दिया है। ओके, ये हाइड्रोजन के बजाय सोडियम भी हो सकता है या कोई और वो, लेकिन मैं हाइड्रोजन के टर्म में बात करूंगा। तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक छोटे से डाइपोल मोमेंट को पजेस करता है, एक छोटे से मैग्नेट की तरह है, तो उसकी इंट्रैक्शन एनर्जी जो होती है वो इतनी है। केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी और है। कितनी और, क्यों मैं कह रहा हूँ, बाकी जो बोर मॉडल में हमने या श्रोडिंगर इक्वेशन से जो एनर्जी कैलकुलेट की है वो तो है ही, कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर आप उसे समझें, लेकिन उसके अलावा ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की एनर्जी इतनी और आ गई। तो ये कितनी है, -μLB। और जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अगर मैं उसे z डायरेक्शन कहूँ तो A.B का केवल AZ BZ कंपोनेंट बचेगा, तो -μL का z कंपोनेंट इंटू BZ। और म्यू का जो z कंपोनेंट होता है, पीछे हम शो कर चुके हैं, वो इस टाइप का होता है। लेट मी अगेन रिमाइंड, μL प्रोपोर्शनल होता है L के, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होता है -E/2m का। एग्जैक्ट अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, -E/2m टाइम्स L। तो अगर मैं इसका z कंपोनेंट लूँ, म्यू का L का z कंपोनेंट, और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से LZ की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं वो केवल होती है ml टाइम्स h क्रॉस। z डायरेक्शन में कंपोनेंट या तो 1h क्रॉस होगा या 2h क्रॉस या -1h क्रॉस या माइनस स्पेस क्वांटाइजेशन बेसिकली। तो ml को छोड़ के ये बाकी सारा कांस्टेंट है, तो इस सब को हम एक कांस्टेंट में ले आते हैं जिसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, और साथ में ml। इनफैक्ट यहाँ एक माइनस साइन और आएगा शायद, इफ़ आई एम राइट, हाँ, L और μL की वैल्यू के बीच। सो जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, μL का z कंपोनेंट, म्यू भी एक कांस्टेंट है, ml की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में b एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड था, b बल्कि मुझे bz भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये केवल b का मैग्नीट्यूड है। आपने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कितने टेस्ला का लगाया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो बेसिकली ml पे डिपेंड करेगी। म्यू भी एक कांस्टेंट है, आपने एक्सपेरिमेंट एक बार सेट कर दिया, आपका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो चुका है, तो म्यू भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ml पे। तो अब इससे कैसे समझ सकते हैं, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तब तक भी इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे, प्रोपोर्शनल टू 1/n² टाइप का एक्सप्रेशन, लेकिन केवल n पे डिपेंड करती थी। तो ये सिचुएशन ये थी, मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ये माना n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। अब अगर मैं इसके अंदर के ऑर्बिटल्स भी दिखाऊँ, n के करस्पॉन्डिंग 1s हो सकता है, 2 के करस्पॉन्डिंग 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 3 के करस्पॉन्डिंग 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, और 3d भी हो सकता है पॉसिबली। लेकिन अभी तक जब तक हमने मैग्नेटिक इंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया था, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, इसकी एनर्जी जो थी, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी सेम थी, क्योंकि दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। इन तीनों के लिए n की वैल्यू 3 है, तो इन सब की एनर्जी बराबर थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी में इतना कंट्रीब्यूशन और आ रहा है। दिस इज नॉट म्यू, सॉरी, दिस इज यू, सॉरी, मेरे, हाँ, दिस इज μL, लेकिन एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में इसके साथ b और मल्टीप्लाइड है। मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी, ये सब पार्ट कांस्टेंट है ml की वैल्यू के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन के ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, उनके ml की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ml की वैल्यू के हिसाब से उनकी इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, अलग अलग। अब इसको स्पेसिफिक एग्जांपल में देखते हैं। माना मैं 2 स्टेट्स की बात करता हूँ, 2p और 3d। 2p ये वाला है और 3d ये वाला है। सिलेक्शन रूल के हिसाब से इनके बीच ट्रांजिशन हो सकता है। इस समय मैं इनको जस्ट एक दूसरे के ऊपर दिखा रहा हूँ, 2p और 3d। जब तक हमें ये p और d और ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन का आइडिया नहीं था, हम कह रहे थे हाँ एक ट्रांजिशन होता है 3 से 2 में, 3 से 2 में एक ट्रांजिशन हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वेवलेंथ मिली, या 3d से 2p भी आप कह दें तो एक सिंगल वेवलेंथ आपको मिली। लेकिन अगर हमने अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया, एटम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने का स्विच ऑफ था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो ये स्टेट थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इतना चेंज और हुआ। इस सबको आप कांस्टेंट कह दो, म्यू बी इंटू बी को कांस्टेंट कह दो, तो ये है ml इंटू सी। अब d का मतलब l बराबर 2, l बराबर 2 के लिए ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2, -1, 0, 1, 2। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है
जिसके लिए ml की वैल्यू -2 है, तो उसकी एनर्जी में कितना करेक्शन होगा, -2 टाइम्स सी। इतनी एनर्जी में -2c और ऐड हो जाएगा, नेगेटिव ऐड हो रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो माना ये है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ml = -2 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो गई। इसी के बजाय जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ml -1 है, l = 2 के करस्पॉन्डिंग ml -1 भी हो सकता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो एनर्जी का फ़र्क पड़ेगा, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, केवल -1 टाइम्स सी, उसकी एनर्जी -1। जीरो वाले के लिए ml 0 भी हो सकता है, उसके लिए एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले एनर्जी लेवल थी वो एनर्जी लेवल मैंने आगे बढ़ा दिया, उसकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी एनर्जी पे 2c का फ़र्क पड़ा, इसकी एनर्जी पे c का फ़र्क पड़ा। जिसके लिए ml की वैल्यू +1 है उसकी एनर्जी पे +c का फ़र्क पड़ेगा, +2 वाले के लिए +2c का। आप देख रहे हैं 5 लेवल्स बन चुके हैं। अब अभी तक ये पांचों लेवल्स इस लेवल के अंदर छुपे हुए थे जिसे हम डीजनरेसी कह रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पे क्या हुआ, सबकी एनर्जी पे अलग अलग फ़र्क पड़ा लेकिन सब पे अलग अलग पड़ा, तो अब वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी तरह से जो 2p स्टेट थी, लोअर स्टेट थी, p मतलब l = कितना है, 1। l = 1 के करस्पॉन्डिंग ml की 3 वैल्यू बनती है, ml = -1, ml = 0, ml = +1। अगेन 1, 0 या -1 के हिसाब से जो शिफ्ट है एनर्जी का, या तो +c का होगा या 0 का होगा या -c का। ये देखो ये शिफ्ट है, हर शिफ्ट ये c के बराबर है। इस सेंटर लाइन से c ऊपर है और उससे ये c और ऊपर है 2c, और ये c नीचे और c और नीचे -2c। ऐसे ये भी c हैं। अब ये मेरे फिगर जल्दीबाजी बनाने में ये गैप और ये गैप आपको कम ज़्यादा लग रहे होंगे। ये सारी लाइंस के बीच जो गैप है, इन पांचों लाइंस के बीच का किन्हीं भी 2 बगल की लाइंस का गैप बराबर है और इन नीचे की 3 लाइंस के गैप बराबर है। तो अब इन प्रिंसिपल आपके पास 15 ट्रांजिशन हो सकते हैं। आपका स्टार्टिंग लेवल अब ये ना हो कि ये 5 लेवल स्टार्टिंग लेवल है, अपर इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है और लोअर स्टेट इनमें से कोई एक हो सकती है। तो अब आप किसी एक लेवल से स्टार्ट करके नीचे के 3 लेवल पे आ सकते हैं। तो कुल मिला के ऊपर के 5 लेवल हैं, नीचे के 3, तो आपके कितने बनते हैं, 5 × 3 15 कॉम्बिनेशंस। आपको एक तरह से आप सोचें अब तो 15 ट्रांजिशन होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद 15 ट्रांजिशन मतलब स्पेक्ट्रम में 15 लाइंस। इस एक लाइन को कितनी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 15 लाइंस। पर हम 15 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 3 समझना चाह रहे हैं। अब ये 3 क्यों है उसको इस फिगर में देखिए, या मैंने आपको स्कैन में एक भेजूंगा, उसमें आप ये देख सकते हैं। इसमें से मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये लाइन बनाई, ये 0 से 0 तक है, सॉरी दिस लाइन, ये वाली 0 से 0 तक। 0 से 0 वाली लाइन मैंने क्यों बनाई, देखो जिसके लिए ml 0 था वो उसी लेवल पे रहा जहाँ पहले से लेवल था। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले का लेवल 3D का और 2p का। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद 5 लेवल, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद 3 लेवल। लेकिन इस लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन को देखिए जिसके मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डॉट लगा दिया है। नो सॉरी, नॉट दिस वन, दिस वन। ये लाइन यही वाली है, ये डॉट वाली लाइन यही पुरानी वाली लाइन है, और ये डॉट वाली लाइन यही पुरानी वाली है। एक ट्रांजिशन ये भी तो होगा, ओके। और इसका एनर्जी डिफरेंस उतना ही है जितना एनर्जी डिफरेंस इसका है, मतलब ये उसी वेवलेंथ की लाइट जनरेट करेगा जो पहले मिल रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे एक स्टेप ऊपर से शुरू करें, एक स्टेप ऊपर मतलब c का डिफरेंस, लेकिन ख़त्म भी अगर आप यहाँ भी एक स्टेप ऊपर ख़त्म करें ये वाला ट्रांजिशन, तो ये c यूनिट्स एनर्जी ऊपर से शुरू हुआ लेकिन ख़त्म भी c यूनिट्स ऊपर हुआ, तो इसका एनर्जी डिफरेंस भी ठीक उतना ही है जितना इसका एनर्जी डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप एक स्टेप नीचे से शुरू करें, जो मैंने सबसे पहले वाला पॉइंट मार्क किया था उससे एक स्टेप नीचे से शुरू करें पर ख़त्म भी आप एक स्टेप नीचे करें, तो ये जो 3 मैंने लाइंस हरे में बनाई हैं जिनको मैंने एक साथ बंच करके यहाँ दिखाने की कोशिश की है, इन 3 हैं तो 3 अलग अलग ट्रांजिशंस, लेकिन इन तीनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। और वो एनर्जी डिफरेंस कितने के बराबर है, जितना ओरिजिनल एनर्जी डिफरेंस था। ओरिजिनल मतलब मैग्नेटिक फील्ड से पहले फोटोन जो निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंस पे। अगर ये 3 ट्रांजिशंस भी होंगे, आपको जब स्पेक्ट्रम में फोटॉन्स दिखेंगे वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी के दिखेंगे। माना उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो ये भी न्यू वाला, ये भी न्यू वाला, ये भी न्यू वाला, तो आप बोलेंगे अरे न्यू फ्रीक्वेंसी की हमें लाइट देखने को मिल रही है। तो जो आपका हमने ये देखा था लैम्डा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा वेवलेंथ तो मिलती है, तो वो तो समझ आ रहा है ये। लेकिन अब आपके कुछ ट्रांजिशन ऐसे भी हो सकते हैं। अब आप इस ट्रांजिशन पे कंसंट्रेट कीजिए, जो ये ओरिजिनल वाले तो पुराने
लेवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नए वाले में ये पुराने लेवल से एक ऊपर पे ख़त्म हो रहा है। एक ऊपर पे ख़त्म होने का मतलब अब इस ट्रांजिशन की एनर्जी इन वाले ट्रांजिशन से सी यूनिट्स कम है। आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, ये दोनों स्टार्ट तो एक ही लेवल से हुए, पर ये तो ख़त्म हुआ यहाँ जाके इसके जीरो लेवल पे, और ये वाला ख़त्म थोड़ा पहले हो गया +1 वाले लेवल पे। इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम। ऐसे ही आप 3 और ट्रांजिशन ढूंढ सकते हैं कुल मिला के जिन सबकी एनर्जी बराबर है, लेकिन इन तीनों की एनर्जी से कम है। तो ये वाले फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी थोड़ा कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा। ये वाला कंपोनेंट इस और इस फिगर में ये मेरे लेफ्ट और राइट चेंज हो गए, बट द पॉइंट इज इन 3 के करस्पॉन्डिंग आपको जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी वो मिलेगी, इन 3 के करस्पॉन्डिंग आपको हायर वेवलेंथ कंपोनेंट मिलेगा। ये वो 3 हैं, आप चेक कर सकते हैं, जिनके लिए डेल्टा ml की वैल्यू में +1 का चेंज हो रहा है। इन 3 के लिए जो मैंने सबसे पहले ग्रीन में आप देख रहे हैं, इनके लिए डेल्टा ml की वैल्यू का चेंज 0 है, और 3 मैंने यहाँ पे ब्लू लाइंस भी बनाई हैं अलग दिखाने के लिए। ये 3 ट्रांजिशंस भी होंगे, इन 3 का जो एनर्जी का डिफरेंस है ये इससे और इससे दोनों से ज़्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब वेवलेंथ क्या होगी, कम, λ0 माइनस डेल्टा लैम्डा। और इन तीनों के लिए, इन तीनों ब्लू लाइंस के लिए ml की वैल्यू का चेंज कितना है, -1। अब मैंने कुल मिला के मैंने 9 ट्रांजिशंस दिखाए आपको, 3 ये हरे, 3 ये हरे, 3 ये हरे ओरिजिनल एनर्जी के, 3 ये हरे थोड़ा कम एनर्जी के, 3 ये ब्लू थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के। तो 9 ट्रांजिशन तो ये हो गए, लेकिन इन 9 ट्रांजिशन से आपको फ्रीक्वेंसी कुल मिली कितनी मिली, 3 ही फ्रीक्वेंसी मिली, लेकिन हम तो कह रहे थे 15 ट्रांजिशंस होंगे बाकी ट्रांजिशंस। यहाँ पे फिर आता है सलेक्शन रूल। एम की वैल्यू में भी एक सलेक्शन रूल अप्लाई होता है। एम की वैल्यू का जो सलेक्शन रूल है वो ये है, एम की वैल्यू ml की वैल्यू का जो चेंज है वो तो या तो 0 होगा या +-1 होगा। ये जो मैंने 3 के पेयर में 9 ट्रांजिशंस दिखाए हैं, इनमें ml की वैल्यू में इन तीनों के लिए 0 चेंज है, इन तीनों के लिए +1 का चेंज है, इन तीनों के लिए -1। इसके अलावा मैंने एक ट्रांजिशन रेड कलर से फिर से दिखाया है, रेड का मतलब पहले ही लिखा हुआ है नो। लेकिन ये ट्रांजिशन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि L बराबर 2 से शुरू हो रहा है, ml बराबर +2 से शुरू हो रहा है, और ml बराबर -1 पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप ml की वैल्यू का चेंज देखें, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू -1, इनिशियल वैल्यू 2, -1 -2 दैट इज़ -3। -3 का चेंज अलाउड नहीं होता है ml में। जैसे हमने ये सिलेक्शन रूल की बात की थी ना, कि L की वैल्यू का चेंज या तो L एक बढ़ेगा या एक घटेगा, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल भी ये निकल सकता है कि ml की वैल्यू का जो चेंज होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन, वो या तो सेम रहता है या एक बढ़ेगा या एक घटेगा। तो 15 ट्रांजिशंस में से केवल 9 ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं, मैंने ग्रीन में लिखा है, आउट ऑफ 15 पॉसिबल ट्रांजिशंस ओनली 9 आर अलाउड अंडर दिस, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और बाकी जो 6 ट्रांजिशंस हैं रेड कलर के, मैंने दिखाया एक ही है, पर अभी 6 ट्रांजिशन और थे, ऐसे 5 और थे। ये 6 ट्रांजिशंस तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल उनको होने नहीं देता है। तो ट्रांजिशंस 15 में से कितने रह गए, 9। लेकिन 9 के करस्पॉन्डिंग भी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है, इन तीनों से न्यू, इन तीनों से न्यू प्लस डेल्टा न्यू, या न्यू माइनस डेल्टा न्यू, और इन तीनों से न्यू प्लस डेल्टा न्यू, या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। तो ये एक्सप्लेन हो गया दिस। सो यही तो था ज़ीमान इफेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइन जो पहले एक थी, अब वो 3 कंपोनेंट्स में बटी हुई है, और तीनों के बीच का गैप क्या है, बराबर। तो सिंपली वो एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑर्बिटल मोशन के कारण जो वो इलेक्ट्रॉन छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, वो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी पे फ़र्क डालता है, और ये इंटरेक्शन एनर्जी का चेंज उस पर्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ml की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से और सिलेक्शन रूल से आप बड़े आराम से ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, द 9 हाउवर करस्पॉन्ड ओनली टू 3 वैल्यूज़। ट्रांजिशन तो 9 हैं कुल मिला के पॉसिबल, 3 हरे 3 हरे 3 ब्लू, लेकिन फ्रीक्वेंसी जनरेट केवल 3 होंगी, ओके। क्योंकि जो एनर्जी का चेंज है वो ईडी मतलब ईडी मैंने डिफरेंस के लिए लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले का डिफरेंस माना ईडी है। अब जो एनर्जी के डिफरेंस हैं, इन 3 के लिए एनर्जी का डिफरेंस अभी भी ईडी है, इन 3 के लिए एनर्जी का डिफरेंस ईडी में थोड़ा कम है, और वो कम कितना है, एनर्जी का डिफरेंस जो है ये एक लेवल कितना ऊपर था, सी, जिसको मैंने सी कहा था, सी की वैल्यू थी म्यू बी टाइम्स बी, म्यू बी बोर मैग्नेटॉन, बी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो एनर्जी का जो शिफ्ट है वो ईडी कुछ 3 लाइंस
मिलके आपको एक सिंगल लाइन देंगे, 3 ट्रांजिशंस मिलके एक सिंगल ट्रांजिशन देंगे जो कि ओरिजिनल एनर्जी के बराबर है। ओरिजिनल एनर्जी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ओरिजिनल होगी। 3 लाइंस मिलके हायर एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे, ज़्यादा बड़ी जंप्स कर रहे हैं, एनर्जी में उनकी जंप ज़्यादा बड़ी है। और 3 ट्रांजिशन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी में जंप थोड़ा छोटी है। कितनी छोटी है? प्लस म्यू बी बी या माइनस म्यू बी बी। तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल वाली, एक नॉर्मल मतलब ओरिजिनल, और एक ओरिजिनल से थोड़ा ज़्यादा, एक ओरिजिनल से थोड़ा कम। वेवलेंथ के टर्म में भी प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, बट द स्टोरी रिमेन्स सेम। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। से हाइड्रोजन के एग्जाम्पल में ये देखें। और एक और फीचर आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करूँ, बी को स्ट्रॉन्ग करूँ, तो बी बढ़ेगा तो ये इंट्रैक्शन एनर्जी बढ़ रही है। ये शिफ्ट हो रहा है लेवल्स का, ये एनर्जी का इंट्रैक्शन ही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ओरिजिनल एनर्जी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ने एनर्जी में कंट्रीब्यूट किया, तभी तो ये लेवल या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो ये शिफ्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये शिफ्ट बढ़ेगा तो आपके जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप सोचें एक रेगुलेटर से आप धीरे धीरे घुमा के बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ, तो ये जो सेपरेशन है इन लाइंस के बीच का, ये भी बढ़ता है। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट से रिलेटेड जितने इफेक्ट्स हैं, वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग दिस थिंग। बिफोर क्लोजिंग दिस लेक्चर, जस्ट जो मैंने एनामलस और पास्चन बैक की बात पहले की थी, बस यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो होता क्या है, अभी इस इफेक्ट में मैंने कहीं स्पिन की बात नहीं की, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हम स्ट्रॉन्ग करते रहें तो धीरे धीरे स्पिन का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड स्पिन के साथ भी इंटरेक्ट करने लगता है, समथिंग लाइक दिस। और फिर एल और एस आपके 2 एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर हैं, तो 2 एक तरह की क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको मिला के फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है, जिसे एल प्लस एस मिलके हम जे, नॉर्मल सिंबल उसके लिए हम जे लिखते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये एक एंगुलर मोमेंटम है और ये एक एंगुलर मोमेंटम है, वैसे ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसके और इसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके आधार पर बनता है हमारा एनामलस ज़ीमान इफेक्ट। ओके, वहाँ पे हम कुछ प्रिसिशन की बात करते हैं, मैं भी आपको एक फिगर में जरा समझाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में एक आता है पास्चन बैक इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड सुपर लार्ज हो जाए, बहुत ही ह्यूज हो जाए, तो फिर ये दोनों तो रहते हैं एल और एस, लेकिन वो मिलके अब जे बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनके एडिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ एल अलग से इंटरेक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एस अलग से इंटरेक्ट करता है। ओके, जबकि एनामलस ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है, एल और एस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलग अलग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो मिला के जे बनाते हैं और जे इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इस चीज़ को कुछ हम इस तरह के फिगर्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वो ना हो, पर इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ गुड सोर्स आपको ये थोड़ा सी पढ़ने को मिल सकता है। ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, ये वाला, और ये एस का वेक्टर है, ये 2 कोन्स आप देख रहे हैं। और ये अभी इसको भूल जाओ, ये दोनों मिला के अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर को मैं ऐड करूं इस फिगर में, तो ये वाला वेक्टर बनता है। ये सेंटर से इसने गायब कर रखा है, पर ये है जे, ये है एल वेक्टर, ये है एस वेक्टर, आप देख सकते हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल एक ही है। इस वेक्टर को मैंने पैरेलल ट्रांसपोर्ट यहां से यहां कर दिया। एल में अगर एस को ऐड करूं, ये वाला वेक्टर बन रहा है, ये है जे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर। क्वांटम मैकेनिक्स में एल और एस के तीनों कंपोनेंट्स आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये वेक्टर लगातार प्रिसेशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये एल और एस का प्रिसेशन हो रहा है। लेकिन ये एल और एस का प्रिसेशन हो कहाँ रहा है, एल और एस मिलके बनाते हैं जे, ये जे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जे। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे खुद ये जे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अराउंड चक्कर लगाने लगता है। माना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जिसको हम जेड एक्सिस कह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ये जे जो है ये खुद मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एल और एस तो इंडिपेंडेंटली जे के और चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और जे का वेक्टर खुद मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जे जहाँ पे भी है उसके अराउंड 2 छोटे छोटे कोन्स और बन रहे हैं एल और एस के। जे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया तो एल और एस का, ये एनामलस ज़ीमान इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ आती है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड सुपर स्ट्रांग हो जाता है तो एल और एस इस जे को भूल जाते हैं, इफ़ आई कैन से सो, ये जे का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। एल और एस अपने आप बी के चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं।
Okay, so this is the explanation of these things, but that is not in our syllabus, but if you are studying from a good source, possibly आपको ये फिगर या थोड़ा सी 2-4 पैराग्राफ इस पे होंगे, तो you can study them as well. So with this I would like to pause this discussion for now. इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं. अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. आप ढंग से इसको अगर समझ लें जीमान इफेक्ट को, तो फाइन स्ट्रक्चर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है. फाइन स्ट्रक्चर को मैं बाद में आपको कहूँगा. फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज बेसिकली internal Zeeman effect. So that comes in the next lecture. So thank you everybody.